अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये वारदात पाकिस्तान के मारे से वजूद में आने से पहले की है और एक ऐसे इलाके की है जो बाद में पाकिस्तान में शामिल हो गया था। ये कस्बा उस वक्त भी ज़्यादा आबादी वाला कस्बा था, लेकिन अब एक शहर बन गया है। मैं इस कस्बे के थाने में तैनात था और इस वक्त मैं हेड कांस्टेबल था। आजकल तो पुलिस ने अपना हुलिया ही बिगाड़ लिया है। अंग्रेज़ के वक्तों में हेड कांस्टेबल को अफसरों जैसी अथॉरिटी हासिल थी, वो तो अब भी है, लेकिन इस ज़माने में हेड कांस्टेबल अपनी अथॉरिटी को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते और इससे इनका रौब कायम रहता था। सुबह का वक्त था, अभी सूरज नहीं निकला था कि एक अधेड़ उम्र औरत महल्ले के दो मोअज़्ज़िज़ीन के साथ थाने में आई। वो रो रही थी। इसने इत्तला ये दी कि इसकी बेटी की लाश खेतों में पड़ी मिली है। कुछ बातें मोअज़्ज़िज़ीन ने बताईं। इस तरह बकुआ की शक्ल ये बनी कि सुबह सवेरे लोग खेतों में गए। इस ज़माने में लोग रफ़े हाजित के लिए खेतों में जाया करते थे। किसी ने इस लड़की की लाश पड़ी देखी और इधर उधर से कुछ आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए। मुसलमान लड़कियां बुर्का ओढ़कर बाहर निकला करती थीं, लेकिन कुछ एडवांस किस्म के मुसलमानों के घरों में पर्दे की ये पाबंदी नहीं थी। ये लड़की भी बगैर बुर्के के बाहर निकला करती थी, इसलिए महल्ले के कई लोग उसको जानते थे। लाश की फौरन शनाख्त हो गई। वो खेतों के साथ वाले एक महल्ले में रहने वाली एक बेवा की बेटी थी। बेटी की उम्र 21-22 साल थी। ये बेवा ऊंचे दर्जे की औरत थी। ऊंचे दर्जे का मतलब यह है कि इसके पास कॉलेज की डिग्रियां थीं और वो कस्बे में एक मिडिल स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। ये स्कूल तकरीबन 3 साल पहले अंजुमन हिमायत इस्लाम ने सिर्फ लड़कियों के लिए खोला था। इस बेवा का सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा नहीं था, बल्कि कस्बे के साथ ही इसकी कुछ ज़राई अराजी थी जो उसने बटाई पर दी हुई थी। उसका कोई बेटा नहीं था, यही एक बेटी उसकी औलाद थी। लाश के सीने में चाकू उतरा हुआ था। इसको 2 चाकू लगे थे। दूसरी बार चाकू मारने वाले ने चाकू सीने में ही छोड़ दिया था। थानेदार ने एफआईआर तहरीर करनी थी, इसलिए ये मालूम करना ज़रूरी था कि मकतूला की मां को किस पर शक है और कत्ल की वजह क्या हो सकती है। इसने बताया कि किसी के साथ दुश्मनी नहीं, इसलिए किसी पर शक लिखवाना ठीक भी नहीं। ये तो तफ्तीश में मालूम करना था कि कत्ल का बाइस क्या हो सकता है। थाने में इस वक्त कत्ल, डकैती और चोरी की कई वारदातें ज़ेर तफ्तीश थीं, जिनमें से कुछ थानेदार के पास थीं। इसके पास इतना वक्त नहीं था कि ये वारदात भी अपने पास रख लेता। उसने ये एएसआई के हवाले कर दी और मुझको उसके साथ लगा दिया। एएसआई का नाम सरदार अली था। ये साहब पाकिस्तान में आकर डीएसपी हो गए थे और शुरू में ही पेंशन पर चले गए। हम दोनों 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर चाय बकुआ पर चले गए। इन दिनों तफ्तीश में खोजी को बड़ा अच्छा दर्जा हासिल था। आपने इंस्पेक्टर साहिबान की कहानियों में खोजियों का जिक्र पढ़ा होगा। ये इन लोगों का खानदानी पेशा और फन था। मोंटगोमरी और भावलपुर के रेगिस्तानों के खोजी बहुत मशहूर थे। ये लोग अपने बच्चों को बचपन ही में खुरा उठाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते थे। मैं कहता हूँ कि खोजी का काम एक साइंस है। वो ऐसे खुरे भी देख लेते हैं जो आम शहरियों को नजर नहीं आते। मैं खोजियों के कमालात लिखने लगूं तो बहुत से सफ़े काले कर दूं, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एएसआई सरदार अली ने थाने से रवाना होते वक्त एक कांस्टेबल को खोजी के घर भेज दिया था कि इसको जाए वकुआ पर ले आए। हम लोग वहां पहुंचे जहां मकतूला की लाश पड़ी थी। बेशुमार लोग इकट्ठे हो गए थे, जिसका ये नुकसान हुआ कि खुरे ज़ाया हो गए थे। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा वहाँ क्या काम था। तफ्तीशी अफसर तो एएसआई था। मेरा काम ये होना चाहिए था कि मैं कांस्टेबलों के साथ अलग खड़ा हो जाता और एएसआई जो हुक्म देता उस पर अमल करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अपने फ़र्ज से आगाह था। मेरा फ़र्ज ये था कि आंखें और दिमाग खोलकर जाए वकुआ और लाश को देखूं और कोई निशानी या सुराग मिल जाए तो वो एएसआई को दिखाकर इसको तफ्तीश में इस्तेमाल करूं। जाए वकुआ की ज़मीन बाज़ औक़ात बड़े ही कारामद इशारे दे दिया करती है। ज़मीन होती तो खामोश है, लेकिन इस खामोशी की ज़बान को पुलिस के तफ्तीशी अफसर बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। इन दिनों हेड कांस्टेबल जो अपने थानेदारों के साथ तफ्तीश के लिए जाया करते थे, वो लोगों में जा खड़े होते और बड़े मासूम और अनजान बनकर लोगों के साथ वारदात के बारे में बातें करते।
और लोगों की सुनते थे। किसी न किसी की ज़बान से कोई बात निकल ही आती थी जो तफ्तीश में बहुत मदद देती थी। मैं इस तरह अपने आप को तफ्तीश में मसरूफ़ कर लिया करता था। मैं इस वारदात की तफ्तीश के लिए वहाँ गया तो लोगों में जा शामिल हुआ। ये सुनना चाहता था कि मकतूला किस टाइप की लड़की थी। क्या इसके कत्ल की वजह इसकी बदचलनी थी या कोई और वजह थी। मैंने कुछ देर तो कान खड़े करके लोगों की वो बातें सुनी जो वो आपस में कर रहे थे, और फिर मैंने 2-3 आदमियों से मकतूला के बारे में पूछा। मैंने देखा कि किसी एक भी आदमी ने मकतूला के खिलाफ शक या शुबे का इजहार नहीं किया, बल्कि सब कहते थे कि इतनी मोअज़्ज़िज़ माँ की बड़ी अच्छी चाल चलन वाली बेटी को किस बदबख्त ने कत्ल कर दिया है। किसी एक ने भी मकतूला या इसकी माँ के खिलाफ कोई बात न की। खोजी आ गया था और वो हर तरफ कोई खुरा देखने में मसरूफ़ था। इसने मकतूला की जूती देख ली थी। ये ज़माने की एक सैंडल थी जिसकी एड़ी ऊंची नहीं थी, बल्कि आम जूतों जैसी एड़ी थी। खोजी ये देख रहा था कि मकतूला किधर से आई थी और यहाँ तक किस तरह पहुंची। मैं एएसआई के पास चला गया। उसने मकतूला के सीने से चाकू निकाल लिया था, लेकिन इस तरह नहीं कि चाकू का दस्ता पकड़कर निकाला हो, बल्कि दस्ते पर इसने हाथ रखा ही नहीं, चाकू को दस्ते के सिरे से पकड़ा। ये एहतियात इस वजह से की थी कि चाकू के दस्ते से उंगलियों के निशान लेने थे। तकरीबन आधे दस्ते पर खून जम गया था और बाकी दस्ते तक खून नहीं पहुंचा था। एएसआई सरदार अली ने चाकू रुमाल पर रख लिया था जो उसने मुझको दिया कि मैं इसके दस्ते से उंगलियों के निशान उतार लूं। उंगलियों के निशान एक खास कागज़ पर मुंतकिल करने का इंतज़ाम हमारे पास मौजूद था और यह हर थाने में मौजूद रहता था। चूँकि लड़की नौजवान थी और शक्ल सूरत भी बड़ी अच्छी थी, इसलिए ये शक बिल्कुल बजा था कि इस पर दस्तदराजी की गई होगी और कत्ल का बायस यही वजह होगी। मालूम होता था कि हमारा शक गलत नहीं, क्योंकि उसकी कमीज फटी हुई थी, जो कि एक निशानी थी कि इस पर दस्तदराजी हुई है। एएसआई ने मुझे कहा कि मैं वो निशानी देखूं जो किसी औरत पर दस्तदराजी में जाए वक़ुआ पर ज़रूर मौजूद होती है। ये थीं चूड़ियाँ। वहाँ चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़ों की मौजूदगी ज़रूरी थी। मैंने वहाँ हर तरफ बड़ी गौर से ज़मीन पर देखा। किसी टूटी हुई चूड़ी का एक ज़रा सा भी टुकड़ा नजर न आया। मकतूला की एक कलाई पर 3 चूड़ियाँ थीं और दूसरी कलाई पर सोने की 2 चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों जितनी मोटी थीं। इसके कानों में दरमियानी दर्जे के झुमके थे और एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। ये ज़ेवरात देखकर ये ख्याल आया कि कातिल को मकतूला के ज़ेवर के साथ दिलचस्पी नहीं थी। अगर वो कोई ऐसा वैसा बंदा होता तो ये सारा ज़ेवर उतार कर ले जाता। हम जब लाश की बरामदगी के कागजात तहरीर करके और 2 गवाहों के दस्तखत करवा के लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे थे, उस वक्त खोजी आया और बड़ी मायूसी से बताया कि इस लड़की का खुरा कहीं भी नहीं मिला। वो लड़की के महल्ले से जाए वक़ू तक ज़मीन देखता रहा था। उसने ठीक सोचा था कि लड़की अपने घर से ही आई होगी। इस तरफ कोई खुरा मिलना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि महल्ले के सभी लोग इधर से आए थे और उन्होंने खुरा सलामत नहीं रहने दिया था। लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई। हमने एक सियाने से कांस्टेबल को साथ भेजा था। इस कस्बे में सिविल अस्पताल मौजूद था। उसका इंचार्ज डॉक्टर पोस्टमार्टम वहीं किया करता था। हम इन 2 मुअज़्ज़िज़ीन में से एक की बैठक में जा बैठे। आम दस्तूर ये था कि तफ्तीशी अफसर अकेला तफ्तीश किया करता था, लेकिन एएसआई सरदार अली ने मुझे अपने साथ बिठा लिया। वो कहता था कि मामला कुछ पेचीदा नज़र आता है। सबसे पहले तो हमने इसी मुअज़्ज़िज़ आदमी को अपने पास बिठा लिया और उससे पूछा कि इसकी राय क्या है। उसने बताया कि ये माँ बेटी बड़ी शरीफ औरतें हैं। इनके घर में किसी मशकूक आदमी का आना जाना बिल्कुल नहीं। मकतूला के बारे में उसने बताया कि शौक़ और दिले लड़की थी। लड़कियों की महफिलों में इसकी शौखियाँ और जिंदा दिली मशहूर थी और रास्ते में खड़े होकर औरतों को घूरने वाले मकतूला से ज़रा दूर ही रहते थे। जानते थे कि इसे छेड़ा तो ये मेले में ही ज़लीलो ख्वार कर देगी। मकतूला की माँ को लोग खुशहाल नहीं बल्कि अमीर औरत समझते थे। चुनाचे लड़की किसी लालच में आने वाली नहीं थी। सवाल ये था कि वो खेतों में गई क्यों थी और किस वक्त गई थी। इन सवालों के जवाब मकतूला की माँ ही दे सकती थी। इस वक्त एएसआई सिर्फ ये देख रहा था कि मकतूला और उसकी माँ के बारे में लोगों की राय और रिपोर्ट क्या है। इसके बाद ऐसे ही एक और मुअज़्ज़िज़ आदमी को बुलवाया। उसने भी यही रिपोर्ट दी।
और अफसोस का इजहार किया कि ऐसी शरीफ लड़की इस तरह मारी गई है। इसके बाद नंबरदार को बुलाया। तवक्को थी कि वो कोई ख़ास बात बताएगा, लेकिन उसने भी मोअज़्ज़िज़ीन की तरह लड़की की माँ और उसकी बेटी के चाल चलन और अखलाक की बहुत तारीफ़ की। एएसआई ने इससे कहा कि इस उम्र में लड़कियां और लड़के इश्क और मोहब्बत के ड्रामे खेला करते हैं। इनकी मुलाकातें कितनी ही खुफिया क्यों ना हों, लेकिन मुश्क की तरह इश्क भी नहीं छुप सकता। जज्बात में आकर ऐसी लड़कियां और लड़के मोहतात नहीं रहते और इनका पर्दा उठ जाता है। लेकिन नंबरदार ने पूरे यकीन के साथ कहा कि मकतूला के बारे में ऐसी कोई बात कभी नहीं सुनी। नंबरदार ने बताया कि इसकी एक वजह यह भी है कि इसकी माँ बेटी का हर किसी के साथ अच्छा सलूक और बर्ताव बहुत ही अच्छा था। इसके बाद एएसआई ने मकतूला की माँ को बुलाया। वो तो रो रो कर बेहाल हुई जा रही थी। इसे तसल्लियाँ दिलासे देकर बोलने के काबिल किया। हम इससे पूछते थे कि इसकी या इसकी बेटी की कोई दुश्मनी अदावत होगी, लेकिन वो कहती थी कि किसी के साथ ज़रा सी भी चपकलिश नहीं थी। हमने इसे इशारे दिए, मसलन मकतूला के रिश्ते के कुछ उम्मीदवार होंगे और माँ ने इनकार किया होगा। इनमें कोई ऐसा होगा जिसने इनकार में अपनी तौहीन समझी होगी और इसने अपनी तौहीन का इंतकाम मकतूला को कत्ल करके लिया। माँ ने बताया कि 3 लड़कों के वालिदैन रिश्ता मांग रहे थे, लेकिन इन्हें इनकार करके मायूस नहीं किया गया था, बल्कि ये कहा गया था कि अभी वो कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं और वो जल्दी फैसला करेगी। इससे पूछा कि वो अभी रिश्ता क्यों तय नहीं कर रही थी। इसने बताया कि लड़की को इनमें से कोई लड़का पसंद नहीं था। माँ ने एक नई बात ये बताई कि लड़की इसी कस्बे के एक लड़के को चाहती थी। माँ इसकी शादी इसी लड़के के साथ कर देती, लेकिन इसे इधर उधर से रिपोर्टें मिली थीं कि इस लड़के के घर के लोग तो ठीक हैं, लेकिन लड़का ठीक नहीं लगता। लोग इस लड़के में ये नुक्स देखते थे कि वो आवारा और ओछा सा लगता था। लड़की कहती थी कि लोग झूठ बोलते हैं, लड़का हर लिहाज से बिल्कुल ठीक ठाक है। इस लड़के पर तो शक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसी कोई सूरत पैदा हुई ही नहीं थी कि इस लड़के ने रिश्ता मांगा हो और माँ ने इनकार कर दिया हो। फिर भी एएसआई ने और मैंने माँ को बहुत कुरेदा, खंगाला कि शायद कोई इशारा मिल जाए, लेकिन माँ ने इतनी सी ही बात की और बताई कि इसकी बेटी इस लड़के के बारे में इतनी संजीदा और हसास थी कि 1-2 मरतबा उसने माँ से कहा था कि इसकी शादी किसी और जगह करने की कोशिश की गई तो वो इस लड़के के साथ घर से भाग जाएगी। माँ ये बात सुनकर हंस पड़ी थी और उसने कोई तवज्जो नहीं दी थी। ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई। हम दोनों ने भी इसे जहन से निकाल दिया और इस नतीजे पर पहुंचे कि कत्ल का बायस लड़की का रिश्ता नहीं था। मकतूला की माँ के साथ मुश्किल ये पेश आ रही थी कि वो बात कम करती और रोती ज़्यादा थी। मैंने देखा कि वो हमारे पास सवालों के जवाब भी कोई तसल्ली बख्श नहीं दे रही थी। वजह बड़ी साफ थी, यही एक बेटी इसकी सारी औलाद थी, वो भी कत्ल हो गई। ये बेटी इसकी बेटी नहीं बल्कि इसकी दोस्त और उम्र भर की साथी थी। अफसोस और गम की इस बुरी हालत में वो जो थोड़ा बहुत बोल रही थी, उसको भी हम उसका बहुत बड़ा कमाल समझते थे। हमने बेहतर समझा कि इसे अभी जाने दिया जाए, ये ज़रा संभल ले तो फिर इसे अपने पास बिठाएंगे। दोपहर के खाने का इंतज़ाम नंबरदार ने किया था। हमने बड़ी तेज़ी से खाना खाया था और पूछगछ का ये सिलसिला जारी रखा था। शाम के 4:30 बजने वाले थे। एक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। मकतूला की मौत चाकू के इन 2 जख्मों से वाक़ई हुई थी। इसके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई थी और इसकी असमत बिल्कुल महफूज थी। मौत का वक्त तकरीबन 12 बजे रात लिखा गया था। इस रिपोर्ट के फौरन बाद 2 देहाती आदमी आए। उन्होंने बताया कि कस्बे से तकरीबन 1.5-2 मील दूर एक लाश पड़ी है, जिसका कुछ हिस्सा गिद्धों और गीदड़ों वगैरह ने खा लिया है, लेकिन नाव से ऊपर लाश अभी सलामत है। ये दोनों आदमी पहले थाने गए थे और थानेदार ने इन्हें हमारी तरफ भेज दिया था। इसका मतलब ये था कि ये केस भी हम संभाल लें। मैंने पहले बताया कि थानेदार के पास इन दिनों मसरूफियत बहुत हो गई थी। ये थाना वैसे भी बहुत मसरूफ़ थाना था, इसीलिए इसमें सब इंस्पेक्टर इंचार्ज के मातहत एक और सब इंस्पेक्टर भी तैनात था। लेकिन कुछ दिन पहले 2 बिरादरियों में दंगा फिसाद हो गया और ये सब इंस्पेक्टर इतला मिलते ही गार्ड लेकर वहां जा पहुंचा और दोनों पार्टियों को अलग अलग करने के दौरान एक आदमी की कुल्हाड़ी से जख्मी हो गया। इससे आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त पुलिस अपने फ़राइज़ के मामले में किस कदर हसास
और तेज थी। लड़ाई की इत्तला ऐसे आदमी ने दी थी जिसका ताल्लुक दोनों में से किसी एक पार्टी के साथ भी नहीं था। कस्बे के साथ छोटा सा एक गांव था जहां ये लड़ाई हुई थी। हमारा सब इंस्पेक्टर लाठियों कुल्हाड़ियों में जा घुसा और किसी ने कुल्हाड़ी किसी और पर चलाई और हमारा सब इंस्पेक्टर सामने आ गया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर लगी। जख्म बड़ा गहरा था, लेकिन खुदा ने मेहरबानी की कि हड्डी भी बच गई और सब इंस्पेक्टर की जान भी। इसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। इसके बाद तफ्तीश के जो केस थे वो कुछ सब इंस्पेक्टर इंचार्ज ने ले लिए और कुछ एएसआई सरदार अली ने। बास केसों की तफ्तीश हम 3 हेड कांस्टेबल करते रहे। हमें इत्तला मिली कि एक और लाश बरामद हुई है तो एएसआई और मैं अपने कांस्टेबलों को साथ लेकर इस तरफ चल पड़ा। मकतूला की वारदात की इब्तिदाई तफ्तीश जो हमें करनी थी वो हमने कर ली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी, इसलिए हमने वहां से थाने ही चले जाना था। थाने जाने की बजाय हम उस तरफ चले गए जहां लाश की बरामदगी बताई गई थी। वो जगह कोई 1.5-2 मील दूर बताई गई थी। लाश पेट के बल पड़ी हुई थी, कमर तक पजामा फटा हुआ था और दोनों टांगें जगह जगह से खाई हुई थीं। ये दोनों देहाती जो हमारे पास आए थे वो दरअसल 4 आदमी थे। वो अपने 2 साथियों को लाश के पास छोड़ आए थे। इस जमाने में हर शहरी अपना फर्ज समझता था कि जहाँ कहीं कोई जुर्म हुआ हो थाने को इत्तला दे देता था। किसी को ऐसा खतरा नहीं होता था कि थाने में इसे ही बिठा लेंगे और सारा मलबा उसी पर फेंक देंगे। वहाँ हमें एक सहूलत मिल गई जो ये थी कि वो जगह आम रास्तों से दूर थी और ज़मीन कटी पिटी और ऊंची नीची थी। वो एक वीराना था, यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। ये देहाती आदमी इस जगह से दूर से गुजर रहे थे, उनका इस तरफ ध्यान आ ही नहीं सकता था। इनके साथ एक बड़ी अच्छी नस्ल का बहेली कुत्ता था जिसके पटे से उन्होंने जंजीर उतारी हुई थी और कुत्ता हर तरफ भागता दौड़ता फिर रहा था। वो आगे निकल गए तो इनमें से किसी ने देखा कि कुत्ता कुछ दूर एक तरफ दौड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी देखा कि एक जगह गिद्ध उतर रहे थे। इनमें से एक ने कहा कि वहाँ कोई मुर्दार पड़ा है और कुत्ता उसकी मुश्क पर जा रहा है, कुत्ते को पकड़ लो, मरे हुए जानवर का गोश्त अच्छा नहीं होता। कुत्ते का मालिक कुत्ते के पीछे दौड़ा गया और उसे देखकर कुत्ता और तेज दौड़ा। मालिक के पहुंचने तक कुत्ता वहां तक पहुंच गया था जहां गिद्ध उतर रहे थे। इस आदमी ने देखा कि वहां तो एक इंसान की लाश पड़ी है। उसने अपने साथियों को बुलाया, सब दौड़े गए और लाश देखी। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और इसे एक नेकी का काम समझा कि थाने इत्तला दी जाए। इस तरह इस लाश की इत्तला हम तक पहुंची। हमें दूसरी सहूलत ये नजर आई कि वहाँ ज़मीन कच्ची और धूल वाली थी, इस पर खुरे बड़े ही साफ थे। फिर ये भी एक फ़ायदा नज़र आया कि वो जगह आम रास्तों से दूर थी, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता था, जिसका हमें ये फ़ायदा मिला कि खुरे मिटे नहीं थे बल्कि बहुत साफ थे। खोजी हमारे साथ था, वो खुरे देखने में लग गया और मैं एएसआई के साथ ज़मीन का और लाश का मुआयना करने लगा। मैं बता रहा था कि कमर तक लाश कुछ खाई हुई थी और पजामा जगह जगह से फटा हुआ था। कमर से ऊपर लाश सही थी और कमीज भी ठीक ठाक थी। लाश का खून बहुत ही ज्यादा बह गया था। हमने लाश को सीधा यानी पीठ के बल किया तो मालूम हुआ कि ये एक नौजवान लड़का था। चेहरा बिल्कुल ठीक था। अच्छी तरह देखने से नजर आया कि इसके सीने पर 4 जख्म थे। जाहिरी तौर पर ये जख्म चाकू या छुरी के लगते थे। कमीज की एक जेब ऊपर यानी सामने थी और दूसरी जेब दाएं तरफ पहलू में थी। एएसआई ने दोनों जेबें देखीं, दोनों खाली थीं। मकतूल सर से नंगा था और उसके पाँव में निहायत मामूली से स्लीपर थे जो उस दौर में लोग घरों में पहनते थे। साफ पता चलता था कि मकतूल देहाती नहीं था। ये तो कहा ही नहीं जा सकता था कि ये कस्बे का रहने वाला था। एएसआई सरदार अली लाश के जख्म बोल रहा था और मैं कागज पर लिख रहा था। इतने में खोजी दौड़ा आया, कहने लगा कि लाश को फिर देख लेना, खुरे देख लें। खोजी ये बात कह ही रहा था कि मुझे एक खास चीज नजर आ गई। लाश से 3-4 कदम दूर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। मैंने टुकड़े उठाकर एएसआई को दिखाए। जरा गौर करें चौधरी साहब, मैंने एएसआई को ये टुकड़े दिखाकर कहा। मकतूला की एक कलाई में 3-4 चूड़ियां थीं। इनका रंग बिल्कुल इन टुकड़ों जैसा था। अगर मकतूला की चूड़ियां यहाँ लाई जाएं तो हम अपना एक शक रफे कर सकते हैं और हो सकता है कि कोई साफ इशारा मिल जाए। इस वक्त मेरी नज़र एक आम शहरी की नहीं बल्कि एक सुराग रसा और पुलिस वाले की नज़र थी। ये इत्तेफाक वाली बात भी हो सकती थी।
जैसी चूड़ियां कस्बे में मकतूला ने कलाई पर चढ़ा रखी थी, बिल्कुल वैसी ही इस औरत की भी होंगी जो इसके बकुआ पर मौजूद थी जहां हम खड़े थे। तफ्तीश में जरा सा शक भी रफ़े कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर तफ्तीश कामयाब नहीं हो सकती। एएसआई ने एक कांस्टेबल से कहा कि वो फौरन कस्बे में मकतूला के घर पहुंचे। इसकी लाश पोस्टमार्टम के बाद घर आ गई होगी। इसकी मां से कहे कि मकतूला की कलाई में जो चूड़ियां हैं वो उतार दे। कांस्टेबल चला गया। अब हम खोजी की तरफ मुतवज्जा हुए। उसका चेहरा और उसका अंदाज बता रहा था कि उसने बड़ी ही खास चीज़ देखी है। हम उसके साथ चले गए। उसने जो खुरे दिखाए वो कोई अनाड़ी भी पहचान सकता था। एक खुरा यानी कदमों के निशान इस नौजवान मकतूल का था और दूसरा खुरा पहचानना हमारे लिए आसान नहीं था। ये दूसरा खुरा उस लड़की का है जिसकी लाश कस्बे के करीब पाई गई है, खोजी ने कहा। मैंने उसकी जूती का तलवा और साइज देखा था। यहाँ तक उसका खुरा आया है और आए आपको दिखाऊं। यहाँ से उसका खुरा वापस कस्बे की तरफ चला गया है। मैं और एएसआई इसके साथ गए। कुछ दूर ले जाकर उसने ये दोनों खुरे हमें दिखाने शुरू किए। दोनों कस्बे की तरफ से इकट्ठे आ रहे थे। जाए बकुआ तक खुरे इकट्ठे आए और जनाना खुरा यहाँ से वापस कस्बे की तरफ चल पड़ा। लाश के इर्द गिर्द जो जगह थी वहाँ ये दोनों खुरे गडमड हो गए थे और ज़मीन से साफ पता चलता था कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है। एक दो जगह पर जनाना खुरा साफ नजर आ रहा था। खोजी ये कहकर चला गया कि वो देखने जा रहा है कि ये जनाना खुरा कहाँ तक और किस तरफ गया है। खोजी के वापस आने तक हमने लाश की बरामदगी के कागजात तैयार कर लिए और देहातियों के अंगूठे लगवाए और इनके गांव वगैरह के नाम भी लिख लिए। इन्हें यह कहकर वहीं से रुखसत कर दिया कि वो हर वक्त घरों में मौजूद रहें और जो ही उन्हें बुलाया जाए फौरन पहुंच जाएं। वहां से 2-2.5 फर्लांग दूर एक गांव था। कांस्टेबल को दौड़ाया कि वहां के नंबरदार से कहे कि एक लाश बरामद हुई है और एक चारपाई और कुछ आदमी साथ लेकर फौरन पहुंचे। मुझे और एएसआई को यह ख्याल आया कि इस गांव के लोगों से कहा जाए कि आकर इस लाश को देखें। हो सकता है कि मकतूल इसी गांव का रहने वाला हो, लेकिन खुरे कस्बे की तरफ से आ रहे थे, इसलिए यकीन यही था कि मकतूल कस्बे का रहने वाला था। हमें खासा वक्त इंतज़ार करना पड़ा। सूरज गुरूब हुआ जा रहा था। पहले खोजी आया। उसने बताया कि जनाना खुरा कस्बे वाली मकतूला का ही है। उसने बताया कि ये खुरा इस जगह के करीब चला जाता है जहां मकतूला की लाश पाई गई थी। वहां तक बहुत सारे खेत खाली थे। खाली खेतों में खुरे बड़े साफ थे, लेकिन जो लोग मकतूला की लाश देखने के लिए गए थे उन्होंने ये खुरे मिटा डाले थे। इससे ये वाज़ेह हो गया कि मकतूला कस्बे से इस मकतूल नौजवान के साथ इस तरफ जा रही थी। जाए वकुआ तक इनका साथ रहा, फिर न जाने किसके साथ लड़ाई हुई जिसमें नौजवान मारा गया और मकतूला वापस चली गई। जाहिर है कि जिसके साथ लड़ाई हुई वो कोई तीसरा आदमी था। यह लड़ाई मकतूला की वजह से हुई होगी, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि नौजवान कत्ल हो गया तो फिर मकतूला वापस कैसे चली गई। मकतूला इसी सूरत में वापस जा सकती थी कि एक और आदमी की वहां लाश पड़ी होती। खोजी ने यह भी बता दिया कि मकतूला मकतूल के साथ कस्बे से इस तरफ आ रही थी, तो इसकी चाल बिल्कुल कुदरती थी, यानी वो अपनी मामूल की रफ्तार के मुताबिक चल रही थी। लेकिन वो जब वहां से वापस गई तो इसकी रफ्तार ज़रा तेज़ थी, लेकिन वो दौड़ी नहीं। अगर दौड़ी होती तो कदम लंबे पड़ते और इससे ये जाहिर होता कि यहाँ से वो डरकर भागी है। ये सिर्फ कोई तजुर्बेकार खोजी बता सकता है कि ये शख्स नॉर्मल चाल चल रहा है या तेज़ कदम उठा रहा है। हो सकता है खुरे के बारे में ये राय पढ़कर कुछ साहिबान यकीन ना करें। अगर आप खोजी को खुरा उठाते देखें, यानी खुरे पहचानते देखें और इसके बारे में बयान सुने तो हैरान रह जाएं। यूँ मालूम होता है जैसे खोजी को अपने सामने एक या एक से ज़्यादा आदमी जाते नज़र आ रहे हों। मैं और एएसआई खोजी के साथ खुरे देखने के लिए चल पड़े। खुरे कस्बे से इस तरफ आ रहे थे। ये एक जनाना और मर्दाना खुरा था और इन खुरों से 7-8 कदम एक तरफ सिर्फ मकतूला के खुरे थे जो कस्बे की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कहीं कहीं ये खुरे गायब हो जाते थे, लेकिन चंद कदम जाकर ये फिर नुमायां हो जाते थे। खोजी ने पहले जो ज़बानी बयान किया अब एक एक खुरा दिखाकर फिर वही बयान दे रहा था। इसकी कोई एक भी बात गलत नज़र नहीं आई थी। ज़मीन की खामोश ज़ुबान से ये साबित हो गया था कि मकतूला इस मकतूल नौजवान के साथ कस्बे से कहीं जा रही थी और जहां नौजवान कत्ल हुआ
वहां से वो वापस कस्बे को चली गई थी, लेकिन रास्ते में कत्ल हो गई। मुझको उम्मीद है कि मैंने इन खुरों को इतना ज़्यादा बयान कर दिया है कि हर कोई मेरी बात बुरी तरह समझ लेगा इस किस्से को, और मैं आगे नहीं चलाऊंगा। हम लड़की की वापसी का खुरा देखते जा रहे थे, लेकिन सूरज गुरूब हो गया और शाम गहरी होने लगी थी। अब खुरे अच्छी तरह देखना मुमकिन नहीं रहा था और एएसआई ने फैसला दे दिया था कि और आगे जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी आगे जाना बेकार था। हम वहां से वापस जाए वकुआ को चल पड़े। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई जा चुकी थी। हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि वो कांस्टेबल वापस आ गया जिसको मैंने मकतूला की माँ के पास भेजा था कि मकतूला की कलाइयों से चूड़ियाँ उतार कर भेज दे। मकतूला की माँ के दिमाग पर गम का असर इतना ज़्यादा था कि उसने न सिर्फ कांच की चूड़ियाँ भेजी बल्कि मकतूला की दूसरी कलाई में सोने की 2 चूड़ियाँ थीं वो भी भेज दी। हमने ये नहीं मंगवाई थी, न हमें इनकी ज़रूरत थी। हमने ये इसी वक्त वापस भेज दी। जाए वकुआ से मुझको चूड़ियों के जो टुकड़े मिले थे वो इन चूड़ियों के साथ रखकर देखे गए। ये बिल्कुल वैसी ही चूड़ियों के टुकड़े थे। बाल बराबर फ़र्क नहीं था, रंग भी वही और डिज़ाइन भी वही। ये इत्तेफाक भी हो सकता था कि ये टुकड़े मकतूला की चूड़ियों से मिलते जुलते थे, लेकिन दूसरे हालात और इशारों को सामने रखा गया तो यकीन होने लगा कि ये मकतूला की टूटी हुई चूड़ियाँ हैं। खुरों ने तो कोई शक ही नहीं रहने दिया था। हम वापस इस नौजवान की लाश वाली जगह पर पहुंचे। साथ वाले गांव के नंबरदार ने चारपाई और 4-5 बंदों का बंदोबस्त कर लिया था। अंधेरा गहरा होने की वजह से वो लालटेनें भी ले आए थे। इस गांव के कई और लोग भी तमाशा देखने आ गए थे। इन सब से कहा कि वो इसका चेहरा देखें, शायद इसे कोई शनाख्त कर ले, लेकिन कोई भी उसको पहचान न सका। लाश चरपाई पर डलवाई, 4 आदमियों से उठवाकर हम कस्बे की तरफ चल पड़े। रात ही रात लाश का पोस्टमार्टम करवाना था और लाश के साथ मुझको जाना था। रात तकरीबन 1:30 बजे लाश का पोस्टमार्टम हो गया। इसकी पूरी हालत लिखी थी और यह भी लिखा कि उसके सीने में चाकू मारे गए हैं। मौत का वक्त 11 बजे से कुछ बाद का था। याद करें कि मकतूला की मौत का वक्त 12 बजे के लगभग लिखा गया था। लाश थाने के अंदर रखवा दी और हम ज़रा आराम करने के लिए अपने अपने ठिकाने पर चले गए। सुबह से हम लोग भाग दौड़ कर रहे थे। सुबह भी सफेद नहीं हुई थी कि एएसआई थाने में आ गया और मैं भी अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो गया। पहला काम ये किया कि कस्बे में बजरिया मनादी ये खबर फैला दी कि एक नौजवान लड़के की लाश मिली है जो थाने में पड़ी है। किसी का कोई लड़का लापता हो तो थाने में आकर लाश देख ले। 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि एक शख्स अपने एक बड़े लड़के के साथ थाने में आया। उसके चंद मिनट पहले 2 और आदमी आए थे। बाद में जो आदमी आया उसने देखी तो उसकी धाड़ें निकल गईं। ये उसका बेटा था। उसने बताया कि ये एक रात पहले घर से मालूम नहीं किस वक्त निकला और फिर वापस नहीं आया। इस बाप ने इस उम्मीद पर बेटे की गुमशुदगी की इत्तला थाने में नहीं दी थी कि कहीं चला गया होगा और 1 आध दिन फिर बाद वापस आ जाएगा। एएसआई सरदार अली ने इससे पूछा कि इससे पहले क्या उसका बेटा इस तरह घर से कभी गैर हाजिर हुआ था। बाप ने जवाब दिया कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमने बाप और बेटे को इकट्ठे ही बिठा लिया। इनसे पूछगछ करने लगे। मैं इसके मकतूल बेटे के असली नाम को नहीं बताऊंगा, फर्जी नाम नियाज लिख रहा हूँ। हमने इसके मकतूल बेटे के कत्ल की तफ्तीश तो करनी ही थी, लेकिन यहाँ मामला कुछ और भी नज़र आ रहा था। मैं फिर खुरों का जिक्र करूँगा। मकतूला के खुरे वहाँ तक गए थे और फिर वहाँ से वापस आए थे जहाँ से नियाज की लाश मिली थी। मैं मकतूला का फर्जी नाम रशीदा लिख रहा हूँ। आमतौर पर यह होता है कि किसी का लड़का कत्ल हो जाए या लापता हो जाए तो इसके माँ बाप की कोशिश होती है कि इसकी हर बुरी आदत पर पर्दा डाला जाए और ये जाहिर किया जाए कि लड़का तो बहुत ही सीधा साधा, नेक और शरीफ था। आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं। एएसआई सरदार अली ने मकतूल नियाज के बाप से कहा, आप यकीनन जानते होंगे कि आपके बेटे के कातिल को पकड़कर सजाए मौत दिलाई जाए। ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है कि आप अपने बेटे की किसी बुरी आदत पर पर्दा न डालें और हर बात सही बताएं। ये बताएं कि मकतूला रशीदा के साथ आपके बेटे का कोई ताल्लुक था। हाँ जनाब, नियाज के बाप ने जवाब दिया। नियाज रशीदा के साथ शादी करने को दीवाना हुआ जा रहा था। रशीदा की माँ नहायत शरीफ और मोअज़्ज़ज़ खातून है। मैंने नियाज की माँ को इसके पास भेजा था और रशीदा का रिश्ता मांगा था।
इस खातून ने इनकार तो ना किया, लेकिन हाँ भी ना की। मैं जानता था कि इसके पेश नज़र 2-3 लड़के और भी थे, लेकिन ये खातून किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रही थी। मैं इसकी मजबूरी को समझता हूँ। अकेली औरत है, सर पर कोई भी नहीं, और वो कुछ वहमी सी भी हो गई है। एक बार मैंने खुद उसके साथ बात की थी, उसने इतना सही जवाब दिया कि ज़रा सोचने दें। आपका बेटा रशीदा से मिलता मिलाता रहा था? मैंने पूछा। मैं इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सकता, बाप ने जवाब दिया। इसके दोस्तों को शायद मालूम हो। मैं बताता हूँ, नियाज का बड़ा भाई बोला। नियाज इस लड़की से कभी कभी मिलता था, और ये बात भी मुझे उसके दोस्तों ने बताई थी। एएसआई और मैंने गहराई में जाने के लिए इस बाप बेटे से कई एक सवाल पूछे, लेकिन इन्हें इन बातों का इल्म नहीं था जो हम जानना चाहते थे। मकतूल का भाई कहता था कि नियाज के दोस्तों को ज़्यादा मालूम है। एएसआई ने इनसे मालूम कर लिया कि नियाज के कौन कौन से दोस्त ऐसे हैं जिनसे इसकी राजदारी चलती थी। उन्होंने 3 नाम बताए। हमने इन तीनों के एड्रेस लिख लिए और नियाज की लाश उसके बाप के सुपुर्द करके रसीद ले ली और बाप बेटे को रुखसत कर दिया। इन्हें यह भी कह दिया कि इन्हें मुकम्मल तफ्तीश के लिए बुलाया जाएगा, और वो खुद भी अपने तौर पर मालूम करते रहें कि इनके बेटे का दुश्मन कौन था और कातिल कौन हो सकता है। इनके जाने के बाद मैंने और एएसआई सरदार अली ने आपस में तबादला ख्यालात किया और एक लाइन तैयार की जिस पर आगे तफ्तीश करनी थी। नज़र यही आ रहा था कि नियाज और रशीदा का कातिल एक ही शख्स है, लेकिन ज़मीन की गवाही हमारे दिमाग में उलझने पैदा कर रही थी। जब ये सवाल आया कि नियाज के दोस्तों को बुलाया जाए, तो फ़ौरन ये ख्याल भी आ गया कि रशीदा की सहेलियों को बुलाकर या इनके घरों में जाकर इसकी प्राइवेट और ढकी छुपी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल की जाएं। ये मालूमात हमें रशीदा की माँ से मिल सकती थी। इसको थाने बुलाने की बात हुई तो एएसआई ने कहा कि बेचारी गम की मारी हुई औरत है और वैसे भी मोअज़्ज़िज़ औरत है, इसलिए इसको थाने में बुलाना मुनासिब नहीं। एएसआई ने मुझको कहा कि वर्दी उतार कर अपने कपड़े पहनो और इसके घर चले जाओ और ये जाहिर करो कि इसकी बेटी की मौत का अफसोस करने आए हो। मैं इसी वक्त प्राइवेट कपड़े पहनकर इस खातून के घर चला गया। वहाँ कुछ औरतें इज़हार अफसोस के लिए आई बैठी थीं। रशीदा की माँ इनसे उठकर मेरे पास अलग कमरे में आ बैठी। इससे पता चल चुका था कि नियाज कत्ल हो गया है और उसकी लाश घर आ गई है। मैं देख रहा था कि इस औरत के होश व हवास ठिकाने नहीं थे। जहनी तौर पर वो नॉर्मल हालत में नहीं थी। मैंने पहले बताया कि बेटी की मौत का माँ को इस कदर दुख और गम था। बेटी बीमार होकर मरती तो कुछ और बात होती, बेटी के कत्ल ने तो माँ को और भी ज़्यादा गमज़दा कर दिया था। वो अधेड़ उम्र औरत थी और उसके चेहरे पर सेहतमंदी के असरात बड़े साफ थे, लेकिन इन 2 दिनों में ही पता चलने लगा जैसे इसकी उम्र 70-80 साल हो गई हो। उसने नहीं पूछा कि इसकी बेटी के कातिल का कुछ सुराग मिला है या नहीं, मिलेगा भी या नहीं। वो चुपचाप मेरे मुंह की तरफ देखे जा रही थी। मैंने इस तरह इज़हार अफसोस किया जैसे मैं तफ्तीश करने नहीं बल्कि दुख बांटने आया हूँ। मैंने दिली हमदर्दी की 2-4 बातें कहकर उसे बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा कि रशीदा का ताल्लुक नियाज के साथ था और कत्ल से पहले रशीदा और नियाज इस जगह इकट्ठे थे जहाँ नियाज कत्ल हुआ है। ये कहकर मैंने इससे पूछा कि वो इन दोनों की मुलाकातों से वाकिफ़ थी या नहीं। उसने कुछ भी ना कहा, उठी अंदर चली गई और जब वापस आई तो उसके हाथ में तह किया हुआ एक कागज़ था जो उसने मेरे आगे रख दिया। मैंने इस कागज़ की तहें खोली। ये स्कूल की किसी कॉपी से फाड़ा हुआ कागज़ था। इस पर एक तहरीर लिखी हुई थी जो मैंने पढ़ी। ये रशीदा का आखिरी रुका था जो उसने घर जाने से पहले माँ को लिखा था। इस रुके के मुकम्मल और सही अल्फाज तो मुझे ठीक तरह याद नहीं रहे। ये याद है कि उसने माँ के लिए एक पैगाम छोड़ा था। उसने लिखा था कि तुम यानी माँ कोई फैसला नहीं कर रही, मेरे इस फैसले को भी टाले जा रही हो कि मैं नियाज के साथ शादी करूँगी। इसके वालिदैन के पैगाम आए, वो खुद भी आए, मगर तुमने इन्हें कोई ठीक जवाब नहीं दिया। मैं नियाज के साथ जा रही हूँ, तुम्हें अफसोस नहीं करना चाहिए। मैंने एक ना एक दिन इस घर से रुखसत होना ही था। हम दोनों बहुत दूर जा रहे हैं और वहाँ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। मैं घर से सिवाय पहने हुए कपड़ों के कुछ भी नहीं ले जा रही। अगर ज़ेवरात और कुछ रकम ले जाती तो ये चोरी होती। आखिर में रशीदा ने माँ से माफ़ी मांगी थी कि वो उसे दुख दे रही है, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर है और इसके अलावा उसने अपनी पसंद की ज़िंदगी बनानी है और गुजारनी है। मैंने इस खातून की तरफ देखा। वो चुपचाप मुझे देखे जा रही थी
और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मुझको शक है कि मैं पूरी तरह बयान नहीं कर सका कि ये मोअज़्ज़ज़ खातून किस हद तक गमगीन थी। वो अपने आप में थी ही नहीं। मैंने इससे पूछना चाहा था कि ये रुका इसको किस वक्त और कहाँ से मिला था, और हम जब तफ्तीश के लिए यहाँ आए थे तो उसने ये रुका क्यों नहीं दिखाया, लेकिन वो खुद ही बोल पड़ी। अगर न्याज कत्ल न हो जाता तो मैं ये रुका किसी को भी न दिखाती। उसने कहा, मुझको मालूम था कि मेरी बेटी और न्याज में बहुत प्यार था। वो कत्ल हो गई तो मैंने किसी को बताए बगैर मालूम कर लिया था कि न्याज भी घर में नहीं है। मैं यही समझी कि इनका कोई रकीब या दुश्मन अपना हाथ दिखा गया है, लेकिन समझ में नहीं आता कि न्याज कहाँ गया। अब पता चला कि न्याज भी वहीं चला गया है जहाँ रशीदा गई है, तो ये रुका आपको दिखा रही हूँ। अब तो पूरी तरह साबित हो गया कि रशीदा और न्याज इकट्ठे गए थे। मैंने रशीदा की माँ से कहा कि वो कुछ और भी जानती है तो बता दे, ताकि इन दोनों के कातिल को पकड़कर सज़ा दिलवाई जा सके। इस खातून के साथ मेरी बहुत सी बातें हुई थीं। मैं देख रहा था कि इसका दिमाग हाजिर नहीं था। मेरे साथ वो सिर्फ इसलिए बातें कर रही थी कि मैं इसके घर में बैठा हुआ था। वो तो बोलने की हालत में थी ही नहीं। मैंने सोचा कि जिस काम के लिए आया हूँ वो तो पूरा कर लूँ। इससे पूछा कि रशीदा की ऐसी सहेलियाँ कौन कौन सी थीं जिनके साथ वो अपने दिल की बातें करती थी। रशीदा की माँ ने 2 सहेलियों के नाम बता दिए और मैंने इससे इनके घरों का आता पता मालूम कर लिया। फिर मैं थाने चला गया। एक और बात याद रख लें, मैंने पहले बताया है कि मकतूला के सीने में उतरा हुआ चाकू एएसआई ने बड़ी एहतियात से निकाला था और उसे हमने कपड़े में लपेट लिया था। इससे उंगलियों के निशान उतारने थे, वो उतारे जा चुके थे। हमें ऐसा कोई शक नहीं था कि मकतूला ने खुद ही अपने सीने में चाकू मारे होंगे। फिर भी एहतियात के तौर पर लाश जब पोस्टमार्टम के लिए गई तो हमने डॉक्टर को कहलवा भेजा था कि वो मकतूला के दोनों हाथों की उंगलियों के और पूरे हाथों के निशान कागज़ पर मुंतकिल कर ले। डॉक्टर ने ये काम कर दिया था। हमने एक रोज़ पहले ही एक कांस्टेबल को ये सब निशानात देकर फ्लोर भिजवा दिया था। यहाँ फिंगरप्रिंट ब्यूरो था। तवक्को थी कि फ्लोर से 2-3 दिनों बाद रिपोर्ट आ जाएगी। हमने इसी शाम न्याज के तीनों दोस्तों को थाने बुलवा लिया। उन्हें इकट्ठा बिठाकर पुलिस और थाने का वो खौफ उतारा जो उनके चेहरों से साफ नज़र आ रहा था, बल्कि इन्हें इस अहमियत का एहसास दिलाया कि वो पुलिस की मदद कर रहे हैं और इस तफ्तीश में इनका किरदार बड़ा ही काबिल कद्र होगा। इसके बाद इन तीनों को अकेले अकेले अपने पास बिठाकर जो पूछना था वो पूछा। पूछना दरअसल ये था कि नियाज़ के रशीदा के साथ कैसे ताल्लुकात थे और क्या नियाज़ का कोई ऐसा रकीब था जिसने नियाज़ और रशीदा को कत्ल कर दिया हो। हर एक का बयान पूरे का पूरा इस कहानी में शामिल करना कोई ज़रूरी नहीं। मैं सिर्फ वो बातें तहरीर कर देता हूँ जो आपकी दिलचस्पी वाली होंगी। 2 लड़कों का बयान तकरीबन एक ही जैसा था। उन्होंने बताया कि नियाज़ और रशीदा की आपस में बड़ी गहरी और दिली मोहब्बत थी और वो एक दूसरे से शादी का फैसला कर चुके थे। रशीदा ने कसम खाई थी कि वो शादी करेगी तो न्याज के साथ ही करेगी, वरना अपने आप को ख़त्म कर देगी। इन दोनों ने वही बात बताई जो मैं पहले लिख चुका हूँ, वो ये कि न्याज के वालिदैन रशीदा की माँ के पास रिश्ता मांगने गए थे और रशीदा की माँ ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया था। हमने इन दोनों लड़कों से पूछा, क्या न्याज ने ये इरादा कर लिया था कि वो रशीदा के साथ शादी न हो पाई तो रशीदा को साथ लेकर भाग जाएगा। दोनों ने तकरीबन एक ही जैसा जवाब दिया। उनका जवाब ये था कि न्याज ने कभी साफ लफ्ज़ों में ये नहीं कहा था कि वो रशीदा को भगा ले जाएगा। अलबत्ता वो परेशान ज़रूर था कि रशीदा इसे ना मिल सकी तो वो क्या करेगा। फिर हमने इनसे पूछा कि न्याज में इतनी जुर्रत थी कि वो अपनी हट का इतना पक्का था कि ज़रूरी समझता तो रशीदा को कहीं भगा ले जाता। दोनों लड़कों ने जवाब दिया कि वो इतनी जुर्रत वाला नहीं था, जिंदा दिल और हंसने खेलने वाला नौजवान था। फिर इनसे पूछा कि कोई और भी होगा जो रशीदा को चाहता होगा और इससे मिलने मिलाने की कोशिश करता होगा। इनमें से एक लड़के ने जो जवाब दिया वो मुझको माकूल मालूम हुआ। उसने कहा कि एक खूबसूरत लड़की बगैर पर्दे के बाहर निकलती हो तो तमाम लड़के बल्कि हर कोई उसे देखता है। बाज़ नौजवान ऐसे होते हैं जो दिल ही दिल में ऐसी लड़की के साथ शादी की ख्वाहिश रखते हैं। हमारे महल्ले में ऐसे लड़के मौजूद हैं, लेकिन कोई एक भी ऐसा नहीं जिसमें ये जुर्रत हो कि वह रशीदा की मोहब्बत में किसी को कत्ल कर सकता हो।
ऐसी वारदात कोई तसव्वुर में भी नहीं ला सकता। अगर कोई ऐसा रकीब होता तो नियाज़ अपने दोस्तों को ज़रूर बताता। इन दो दोस्तों से ये शहादत मिली कि नियाज़ और रशीदा में मोहब्बत थी और इनका कोई ऐसा ख़तरनाक रकीब नहीं था जो कत्ल तक जा पहुंचता। तीसरे लड़के ने कुछ पर्दे उठाए। उसने बताया कि नियाज़ की जो राजदारी उसके साथ थी, किसी और दोस्त के साथ नहीं थी। उसने इन दोनों दोस्तों के बयान की तस्दीक की और जो नई बातें बताईं वो ये थीं कि नियाज़ रशीदा की मोहब्बत में इतना संजीदा और पक्का नहीं था जितना दूसरे दोस्त बताते हैं। नियाज़ दरअसल रशीदा के साथ नाजायज़ मरासिम पैदा करना चाहता था और ग़ालिबन उसने एक दो मरतबा कोशिश की भी थी, लेकिन रशीदा नहीं मानी और उसने कहा कि शादी हो जाए तो फिर सब कुछ होता रहेगा। इस तीसरे दोस्त ने यहाँ तक राय दी कि नियाज़ रशीदा के साथ मुखलिस नहीं था। इसने इस दोस्त को बताया था कि रशीदा इसके साथ घर से भागी तो ये बड़ा अच्छा मौका होगा कि वो रशीदा के साथ जो सुलूक करना चाहेगा करेगा और रशीदा मजबूरी के तहत उसकी हर ख्वाहिश को मानेगी। इस दोस्त ने बताया कि नियाज़ कहता था कि रशीदा के साथ शादी हो गई तो वो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी समझेगा और अगर ना हो सकी तो रशीदा को घर से भगा कर ले जाएगा और फिर अपना काम उतार कर वापस घर आ जाएगा। इस दोस्त ने उसे मना किया था कि वह ऐसी हरकत ना करे वरना नतीजा बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन नियाज़ इसको एक खेल तमाशा समझता था। इस दोस्त ने यह भी बताया कि नियाज़ के कहने के मुताबिक रशीदा अपनी हट और ज़िद की बड़ी पक्की थी। नियाज़ कहता था कि रशीदा ने कसम खा ली है कि वो नियाज़ के साथ ही शादी करेगी। अपनी कसम पूरी करने के लिए वो अपनी जान पर भी खेल जाएगी। मैंने और ASI सरदार अली ने इस दोस्त से इस सिलसिले में कुछ बातें पूछना चाहीं तो रशीदा के किरदार और चाल चलन की ये तस्वीर सामने आई कि वो अपनी असमत को अपनी जान से ज़्यादा अजीज समझती थी। वो अक्ल और होश वाली लड़की थी। वो नियाज़ से मिलती मिलाती रहती थी, लेकिन इस सिलसिले में इसमें ज़रा सा भी ओछापन और घटियापन नहीं था। मतलब ये कि वो मोहब्बत और शादी के मामले में पूरी तरह संजीदा थी। फिर हमने इस नौजवान से पूछा, क्या इसे मालूम था कि आज की रात नियाज़ रशीदा को लेकर घर से भाग रहा है? उसने जवाब दिया कि कोई सी भी कसम ले लें, नियाज़ ने इसे इशारा तक नहीं दिया था कि वो रशीदा के साथ भाग रहा है। तो फिर एक बात हुई होगी, ASI ने कहा। रशीदा किसी और के साथ जा रही होगी। नियाज़ ने देख लिया और इनके पीछे गया और रशीदा जिसके साथ जा रही थी उसने नियाज़ को कत्ल कर दिया। मेरा जहन इसे तस्लीम नहीं करता, उसने कहा। मैं जब से आपके पास बैठा हूँ यही साबित कर रहा हूँ कि रशीदा किरदार और चाल चलन की बड़ी पक्की थी और ये हो ही नहीं सकता था कि वो वादे नियाज़ के साथ करती और चल पड़ती किसी और के साथ। इस लड़के का जवाब माकूल था। दरअसल हमारा सवाल ही गलत था। अगर रशीदा किसी और के साथ ही जा रही थी और नियाज़ भी पहुंच गया और इन्हें रोक लिया तो इस शख्स ने नियाज़ को कत्ल कर दिया। लेकिन ये क्या ड्रामा बना कि रशीदा वहां से वापस आ गई और कस्बे के करीब आकर मारी गई। यह हमारे लिए एक पेचीदा सवाल था और इस पर हमें गौर करना था। ऐसा हो सकता था कि वो आदमी नियाज़ के साथ उलझ गया हो और इस दौरान रशीदा वहां से भाग उठी, लेकिन इसके जो खुरे थे वो नॉर्मल रफ्तार जाहिर करते थे। अगर वो शख्स नियाज़ को कत्ल करके रशीदा के ताक़ुब में आया होता तो उसके खुरे भी होते जो नहीं थे। वहाँ की ज़मीन ऐसी थी जिसकी गवाही काबिल एतमाद थी। रशीदा अकेली वापस आई थी, न कोई उसके साथ न कोई उसके ताक़ुब में आया। हमारे लिए एक मुअम्मा और सामने आ गया था, वो ये कि नियाज़ अगर रशीदा के साथ हमेशा के लिए जा रहा था तो इसके कपड़े कुछ और तरह के होते और इसकी जेब में कुछ रकम भी होती। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो घर में पहनने वाले कपड़े थे। मसलन कमीज़ मैली और पुरानी सी थी, ऐसा ही पजामा था और नीचे इसने घर में पहनने वाले स्लीपर पहन रखे थे और फिर इसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। इससे ये जाहिर होता था कि वो कहीं जा नहीं रहा था। इससे ये ख्याल ज़रूर आता है कि इसने रशीदा को किसी और के साथ जाते देख लिया और इनके ताक़ुब में चला गया और मारा गया। लेकिन फिर वही बातें सामने आती थीं जो मैं पहले कह चुका हूँ कि नियाज़ को कत्ल करके वो आदमी रशीदा को अपने साथ ही क्यों लेना गया। इसके बाद हमने रशीदा की 2 सहेलियों से पूछताछ की। ये नौजवान मुसलमान लड़कियां थीं, इसलिए हमने उनको थाने नहीं बुलाया। इनका इस वारदात के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इनसे कुछ ज़रूरी बातें पूछनी थीं। इन्हें दिन के वक्त थाने बुलाते तो लोग अपनी ज़हनियत के मुताबिक अपनी अपनी बातें बना लेते। इसका हमने ये इंतज़ाम किया
कि एक लड़की के घर रात के वक्त प्राइवेट कपड़ों में चले गए। इसके बाप को पहले इत्तला दी हुई थी और ये पैगाम भेजा हुआ था कि दूसरी लड़की को भी अपने घर बुला लें। हम गए तो दोनों लड़कियां मौजूद थीं। उन्हें हमने इकट्ठे ही बिठा लिया और रशीदा के बारे में वो बातें पूछी जो हमें दरकार थीं। खासी देर लगाकर हमने इन लड़कियों से ये मालूमात हासिल की कि रशीदा नियाज़ को बहुत बुरी तरह चाहती थी और अक्सर इसकी बातें किया करती थी। ये समझ लें कि इन लड़कियों ने इन बातों की तस्दीक कर दी जो हमें नियाज़ के दोस्तों ने बताई थी। हमने पूछा कि कोई और आदमी होगा जो रशीदा को चाहता होगा और नियाज़ का दुश्मन बना हुआ होगा। लड़कियों ने बताया कि ऐसा कोई आदमी नहीं था। इन लड़कियों ने भी रशीदा के किरदार और चाल चलन की बहुत तारीफ की और कहा कि अपनी ज़िद की बड़ी पक्की थी और जो इरादा कर लेती इससे टलती नहीं थी। रशीदा अपनी माँ के खिलाफ सिर्फ इस बात पर हो गई थी कि माँ इसकी शादी का फैसला नहीं कर रही थी, इसने माँ को अपना फैसला सुना दिया था कि वह नियाज़ के साथ ही शादी करेगी और अगर इसे किसी और के साथ ज़बरदस्ती बांधा गया तो वह घर से भाग जाएगी या खुदकुशी कर लेगी। इन लड़कियों से यह भी मालूम हुआ कि रशीदा ने इन्हें बता दिया था कि आज रात वो नियाज़ के साथ हमेशा के लिए जा रही है। इस रोज़ वो बहुत रोई थी। एक बात बताओ, एएसआई सरदार अली ने पूछा, क्या रशीदा ने तुम्हें कभी बताया था कि नियाज़ उसके साथ दूसरी तरह की दोस्ती लगाना चाहता था? बताया था, एक लड़की ने कहा। रशीदा ने 2 मरतबा बताया था कि नियाज़ कहता है कि हमने शादी का जब फैसला कर ही लिया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि हम इस तरीके का काम कर सकते हैं। रशीदा ने इसे बड़ी सख्ती से कहा था कि वो इतनी साफ सुथरी बल्कि रूहानी मोहब्बत को नापाक नहीं करेगी और अगर नियाज़ अपनी इस नीयत से बाज न आया तो वो खुदकुशी कर लेगी। इसके बाद नियाज़ ने इसके साथ कोई ऐसी बात नहीं की थी। छोटी छोटी कुछ और बातें थीं जो हमने लड़कियों से पूछी और फिर हम वहाँ से उठाए। हम परेशान हो गए। हमारा ये मसला कि नियाज़ और रशीदा को किसने कत्ल किया है वहीं का वहीं था। नियाज़ के राजदार दोस्तों ने भी और रशीदा की इन सहेलियों ने भी पूरे यकीन के साथ बताया था कि रशीदा की वजह से नियाज़ का कोई ऐसा ख़तरनाक दुश्मन नहीं था जो कत्ल तक कर गुजरने की जुर्रत वाला होता। थाने जाकर मैं और एएसआई अलग बैठ गए और हर पहलू को सामने रखकर गौर करने लगे। हम किसी एक पर शक करते, गौर करते और आपस में तबादला ख्याल करते तो ज़रा ही आगे चलकर हमारे रास्ते में कोई रुकावट आ जाती जिससे ये जाहिर होता कि हमारा ये शक बिल्कुल गलत है। मैं हर एक पहलू बयान कर आया हूँ, आप खुद गौर करें। मैं बार बार वो बातें दोहराना नहीं चाहता। सिर्फ एक बात फिर लिखूंगा कि कातिल कोई तीसरा शख्स होता तो रशीदा लापता होती। दूसरी बात यह कि रशीदा पर दस्तदराजी किसने की, उसकी कमीज़ की हालत ऐसी क्यों थी और उसकी चूड़ियाँ टूटी हुई थीं। हमने अपने सब इंस्पेक्टर इंचार्ज मलिक नसरुल्लाह के आगे ये केस और सारी तफ्तीश रखी। वो बड़ा ही काबिल और तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर था। वो भी चकरा गया। उसने हमारे साथ मिलकर बहुत मगज़ खपाई की। मेरी एक बात लिख लो, उसने कहा। कातिल कोई तीसरा आदमी नहीं। मेरी अकल मुझे इशारा देती है कि नियाज़ ने रशीदा को कत्ल किया है और फिर दूर जाकर अपने सीने में चाकू मारकर खुदकुशी कर ली है, या रशीदा ने नियाज़ को कत्ल किया है और खुदकुशी कर ली है। मुझे और कुछ नज़र नहीं आता। हमारे सब इंस्पेक्टर इंचार्ज ने ये बात कही तो मेरा जहन दूर पीछे उन दिनों में चला गया जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था और स्कूल से भाग गया था। पहले मेरी तालीम की बात सुन लें। मेरी तालीम पूरी 8 जमातें नहीं। मालूम नहीं क्या बात थी कि मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था और मेरा दिमाग अपने आप ही सुराग रसानी में लगा रहता था। आप सोचते होंगे कि मैंने पूरी 8 जमातें नहीं पढ़ी तो इतनी अच्छी तहरीर में इस वारदात की कहानी किस तरह लिख ली है। तो ये बता दूं कि ये मेरी तहरीर नहीं बल्कि मेरे भतीजे तजम्मुल हुसैन की है जो एमए कर रहा है। मैं अपनी ज़बान में बोल रहा हूँ और वो बड़ी नफीस उर्दू में लिख रहा है। मैं जब स्कूल से भागा तो उसके 1 साल बाद हमारे गांव में एक वाकया हो गया। हमारा गांव बहुत बड़ा गांव था। इस इलाके का थाना हमारे ही गांव में था। इस घर के और खेतीबाड़ी के कामों से फारिग होकर मैं थाने चला जाता था और वहाँ 2 कांस्टेबलों और एक हेड कांस्टेबल के साथ मैंने दोस्ती लगा ली थी। कभी मैं इनके लिए छोलियाँ ले जाता और मकई का मौसम आता तो मकई के भुट्टे ले जाता और कमाद के मौसम में इन्हें कमाद का तोहफा दिया करता था। वो ज़माना कुछ और था। दोस्ती खाने पीने तक ही महदूद नहीं होती थी, दिलों में सच्चा प्यार होता था।
मेरा हेड कांस्टेबल दोस्त मेरे घर आकर मेरे बाप से भी मिला करता था और उसे कहता था कि इस लड़के को पुलिस में भर्ती करा दें। कहने से मेरा मतलब ये था कि मैं पैदाइशी पुलिस वाला हूँ। ये तो मेरी तालीम की कमी थी कि मैं इंस्पेक्टर तक तरक्की न कर सका। इन दिनों हमारे गांव में एक ऐसा वाकया हो गया जो नियाज और रशीदा के कत्ल के वाकये से मिलता जुलता था। मुझे इस वाकये की सारी बातें फौरन ही मालूम नहीं हो गई थीं। कोई बात आज सुनी और बहुत दिनों बाद एक और बात कान में पड़ी और पहले सुनी हुई बात मुकम्मल हो गई। हुआ ये था कि एक सुबह गांव में शोर उठा कि फलां आदमी की लाश फलां जगह पड़ी हुई है। सारा गांव इस तरफ दौड़ पड़ा। गांव की आबादी थोड़ी नहीं थी। इतनी सारी आबादी ने कोई खुरा सलामत न रहने दिया और पुलिस के लिए मुश्किल पैदा कर दी। वो एक नौजवान लड़का था जो कत्ल हो गया था। इसकी खोपड़ी टूटी हुई थी और चेहरे की कोई हड्डी सलामत नहीं थी। एक तरफ की पसलियां भी टूटी हुई थीं और इन पसलियों पर 7-8 सेर वजनी पत्थर पड़ा हुआ था। पुलिस ने सही अंदाजा लगाया। मकतूल को इस पत्थर से मारा गया था। कातिल ने इसके सर पर पत्थर मारे थे, फिर चेहरे पर मारे और शायद वो मर गया था जब कातिल ने पत्थर उसके सीने पर फेंका। इससे पसलियां टूट गईं और पत्थर वहीं पड़ा रहा। थानेदार ने पूरी कोशिश कर डाली, कातिल का कोई सुराग न मिला। तीसरे चौथे दिन गांव के एक बड़े शरीफ घराने की एक लड़की ने जहर खा लिया और उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। घर वालों को अभी पता नहीं चला था कि लड़की ने जहर खा लिया है। गांव से 4 मील दूर एक बड़ा कस्बा था जहां सरकारी अस्पताल था। घर वालों ने लड़की को रेहड़े में डाला और इसे अस्पताल ले गए। इस वक्त वहां का सिविल सर्जन जो अस्पताल का इंचार्ज था एक हिंदू था। लड़की अभी होश में थी। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया तो लड़की ने उसे कहा कि इसे बचाने की कोशिश न की जाए और उसका बयान लिखा जाए। लड़की को पता चल गया था कि डॉक्टर को पता चल गया था कि लड़की ने कोई जहरीली चीज खा ली है। डॉक्टर ने उसके घर वालों को बाहर निकाल दिया और उसके पास बैठकर बयान लिखने लगा। ऐसे बयान को पुलिस की जबान में नज़ई बयान कहते हैं, यानी निज़ा की हालत में दिया हुआ बयान। डॉक्टर ने इसे कोई दवाई या इंजेक्शन जरूर दिया होगा कि वो कुछ देर और जिंदा रहे और बयान मुकम्मल कर दे। लड़की ने इस नौजवान का नाम लिया जो 3-4 रोज पहले कत्ल हो गया था और इसे एक पत्थर से मारा गया था। लड़की ने कहा कि इसकी लड़के के साथ मोहब्बत चल रही थी। बिरादरियां मुख्तलिफ होने की वजह से इनकी शादी नहीं हो सकती थी। उन्होंने घर से भाग जाने का इरादा कर लिया। न्याज की तरह ये लड़का भी इस लड़की के साथ गलत मरासिम कायम करने की ख्वाहिश जाहिर कर चुका था और लड़की ने बड़ी सख्ती से उसे मना किया था। लड़की ने अपने बयान में कहा कि कत्ल की रात वो दोनों घर से भाग रहे थे। गांव से दूर कत्ल वाली जगह पहुंचे तो लड़के ने उसे कहा कि पहले वो इसकी नाजायज ख्वाहिश पूरी करे, फिर वो आगे चलेगा। उसने लड़की को ये कहकर डराया कि अब वो वापस गई तो घर वालों को पता चल जाएगा और वो उसे मारेंगे पीटेंगे और हो सकता है कि कत्ल ही कर दें। लड़की ने बयान में कहा कि उसने मकतूल को बहुत समझाया कि वो नई जगह जाकर बाकायदा निकाह पढ़ाएंगे और मियाँ बीवी बन ही जाएंगे, लेकिन इस लड़के पर शैतान ऐसा बुरी तरह गालिब आया हुआ था कि उसने लड़की पर दस्तदराजी शुरू कर दी। लड़की ने कहा कि वो अपनी असमत को दागदार करने की बजाय मर जाना या मार डालना बेहतर समझती थी। मुख्तसर ये कि लड़की का दिमाग इसके काबू से निकल गया। उसने ये पत्थर उठा लिया और लड़के को खबरदार किया कि इसने कोई और हरकत की तो वो इसे ये पत्थर मारेगी। लड़का हंस पड़ा और उसकी तरफ आया। लड़की ने ये पत्थर दोनों हाथों में पकड़ रखा था। उसने पूरी ताकत से ये पत्थर लड़के के सर पर मारा जो लड़के की पेशानी से जरा ऊपर लगा। इतने वजनी पत्थर की इतनी जोर की चोट घोड़े जैसे ताकतवर जानवर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लड़का चकराकर पीठ के बल गिरा। लड़की पागलपन की हुदूद में दाखिल हो गई थी। उसने दोनों हाथों से पत्थर अपने सर के ऊपर ले जाकर लड़के के मुंह पर फेंका और उसके बाद उसने मालूम नहीं कितनी बार पत्थर उठा उठाकर लड़के के मुंह पर पूरी ताकत से फेंका। इससे लड़के के चेहरे और सर की हड्डियां टूट फूट गईं। आखिरी बार उसने पत्थर लड़के के सीने पर फेंका, जिससे लड़के की पसलियां टूट गईं और पत्थर वहीं रहा। लड़की वहां से घर को चल पड़ी। ये फजर की अजान का वक्त था। कुछ लोग जाग उठे थे और वो हस्बे मामूल खेतों में आ गए थे। लड़की की ज़हनी हालत बहुत ही बुरी थी। वो अब सहारे ढूंढ रही थी, लेकिन बात ऐसी थी जो वो किसी के साथ नहीं कर सकती थी। खेतों में इसे अपना एक मामू मिल गया जो 70 साल से कुछ ज़्यादा उम्र का था। ये मामू लड़की के साथ बहुत प्यार करता था। उसने लड़की से पूछा कि वो कहाँ से आ रही है।
लड़की तो बहुत बुरी हालत में थी। पागलपन में वो कत्ल तो कर बैठी थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि कत्ल के बाद कातिल की दाखिली दुनिया में कैसे कैसे ज़लज़ले आते हैं। असल बात यह है कि इंसानी खून कोई पेशावर कातिल भी हजम नहीं कर सकता। लड़की ने अपनी सारी वारदात मामू को सुना डाली और बहुत रोई। मामू ने बाद में पुलिस को जो बयान दिया था, इसमें इसने कहा था कि वो अपनी भांजी का ये जुर्म जाहिर करता तो पूरे खानदान की बहुत बेइज्जती होती और भांजी गिरफ्तार हो जाती। उसने भांजी का हौसला मजबूत किया और कहा कि वो जिस तरह घर से निकली थी इसी तरह घर चली जाए। अगर घर वाले जाग उठे हों तो बताना कि खेतों में रफे हाजित के लिए गई थी, और अगर वो अभी तक सोए हुए नजर आए तो दबे पांव अपनी चारपाई पर सो जाना। लड़की ने अपने घर जाकर दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया। वो अंदर चली गई। इसकी खुशकिस्मती थी कि घर वाले अभी तक गहरी नींद सोए हुए थे। शहर भी तारीख थी। लड़की अपनी चारपाई पर लेट गई और कुछ देर बाद अपने घर वालों के साथ उठ खड़ी हुई। किसी को शक तक न हुआ कि वो एक नौजवान आदमी को कत्ल कर आई है, लेकिन इसके अंदर कयामत बपा थी। इसके होशो हवास ठिकाने आ गए थे, जो इसके लिए एक अजाब बन गया था। सुबह उसने भी ये खबर सुनी कि फला नौजवान की लाश फला जगह पड़ी है। लड़की कोई मजबूत और पुख्ताकार मुजरिम तो थी नहीं कि दिल को मजबूत रखती। वो शरीफ और मोअज़्ज़ज़ खानदान की बाअस्मत लड़की थी। वो कांप रही थी। एक ही ख्याल उसे बेहाल कर रहा था कि अभी पुलिस आएगी और उसे गिरफ्तार करके ले जाएगी। इसे गिरफ्तार करने कोई ना आया, लेकिन वो अपने आप को सुकून न दे सकी। मकतूल का घर उसके घर के करीब था। उसकी माँ और बहनों की चीखें और बैन लड़की के घर तक पहुंच रहे थे। इसके साथ ही लड़की की मोहब्बत का और पाकीज़ा जज्बात का खून हो गया था। ये भी इसकी हालत को गैर कर रहा था। लड़की के लिए सिर्फ एक रास्ता रह गया था कि पहले वो घर से भाग रही थी, अब दुनिया से ही फरार हो जाए। सोच समझ वाले, ऊंची तालीम वाले हजरात बेहतर समझते हैं कि ये जज्बाती हालत और ये सूरत हाल एक मासूम लड़की की बर्दाश्त के दायरे में आ ही नहीं सकती थी। इसने 2-3 दिन बर्दाश्त करने की कोशिश की, बल्कि ये 2-3 दिन सोचती रही कि अपने आप को किस तरह ख़त्म करे। इसके घर में चूहे ज़्यादा हो गए थे। इसका एक भाई शहर से चूहे मार गोलियां लाया था। लड़की ने वो गोलियां देख ली और एक ही बार 10-12 गोलियां निगलकर पानी पी लिया। लड़की पूरा नज़ाई बयान देकर मर गई। डॉक्टर का लिया हुआ नज़ाई बयान पूरी कानूनी हैसियत रखता था। पुलिस ने लड़की की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और उसके नज़ाई बयान के तहत लिख लिया कि इस नौजवान की कातिल ये लड़की थी और इसने खुदकुशी कर ली है। मेरा दोस्ताना थाने वालों के साथ था, इसलिए मुझे हर छोटी बात का इल्म हो गया था। अब मैं पुलिस में हेड कांस्टेबल था। तफ्तीश और सुराग रसानी को अपना फ़र्ज नहीं समझता था, बल्कि सुराग रसानी मेरी फितरत में शामिल हो गई थी। मैंने ये वाक़या अपने सब इंस्पेक्टर इंचार्ज मलिक साहब और एएसआई सरदार अली को सुनाया और कहा कि आप नियाज़ और रशीदा के कत्ल की एक एक बात सामने रखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि नियाज़ को रशीदा ने कत्ल किया है, और कस्बे के करीब आकर इसे ऐसे ख्याल आए कि इसी चाकू से उसने अपने आप को भी कत्ल कर दिया। मैं कहानी पढ़ने वाले साहिबान से अर्ज़ करता हूँ कि एक बार फिर पढ़ें और गौर करें। नियाज़ रशीदा के साथ नाजायज़ दोस्ती चाहता था। कत्ल की रात वो रशीदा को साथ ले गया। काबिल गौर बात यह है कि नियाज़ ने जो कपड़े पहने हुए थे वो बाहर जाने वाले कपड़े थे ही नहीं। ये मैं ऊपर लिखाया हूँ। इसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। मैंने पहले एक बात नहीं लिखी। ये बात इस चाकू के बारे में है जो रशीदा के सीने में उतरा हुआ था। रशीदा के पास ये चाकू कहाँ से आया? हमने ये चाकू उसके दोस्तों को दिखाना था नियाज़ के, लेकिन वो फलोर भेज दिया था। हमने नियाज़ के दोस्तों को इस चाकू की निशानियां बताई थीं और ये कि ये कितना लंबा था। एक दोस्त ने आगे बात सुने बगैर पूछा था कि इस चाकू का दस्ता मछली की शक्ल और काले रंग का था। ये बिल्कुल सही निशानी थी। ये चाकू नियाज़ अक्सर अपनी जेब में रखता था। नियाज़ कत्ल वाली जगह पहुंचा तो उसने रशीदा से अपनी नापाक ख्वाहिश का इजहार किया, जो रशीदा नहीं मानी। नियाज़ ने दस्तराजी की और रशीदा को डराने के लिए चाकू निकालकर खोल लिया। रशीदा ने इसके हाथ से चाकू छीनने के लिए उसका हाथ पकड़ा। कुछ धींगा मचती हुई, जिससे रशीदा की चूड़ियां टूट गईं, लेकिन चाकू रशीदा के हाथ में आ गया होगा। ये तो हर बयान देने वाले ने बताया था कि रशीदा अपनी असमत के मामले में बड़ी ही हसास थी। इसने नियाज़ को अंधाधुंध चाकू मारे
और ये चाकू अपने हाथ में ही लेकर वापस अपने घर को चल पड़ी। मोजिस घराने की नौजवान लड़की, और जाती भी कहाँ। कस्बे के करीब आकर उसे जज्बात का ऐसा तूफान महसूस हुआ कि उसने अपने हाथ में चाकू देखकर इसी को जरिया निजात बना लिया। अगर आप नफ्सियात पढ़े हुए हैं तो खुद गौर करें, आपको यही जवाब मिलेगा कि रशीदा के सामने निजात और सुकून का यही एक रास्ता था। हमारे इलाके का डीएसपी एक अंग्रेज था जिसका नाम जेरीमन था, और हम इसे जर्मन साहब कहा करते थे। कत्ल और डाकाजनी के बारे में अंग्रेज बहुत ही सख्त थे। हमारे सब इंस्पेक्टर इंचार्ज ने हमारी ये तफ्तीश उसके सामने पेश की। उसने हम तीनों को बुला लिया और 1.5-2 घंटे बातचीत के बाद जर्मन साहब भी इस फैसले पर पहुंच गया कि न्यास की और कातिला जो है वो रशीदा है। इसकी इजाज़त से फाइल में यही फैसला लिखकर फाइल बंद कर दी गई। फ्लोर से चाकू पर उंगलियों और हथेली के जो निशानात पाए गए थे, इनकी रिपोर्ट आ गई। हमने रशीदा की उंगलियों और हथेलियों के प्रिंट साथ भेजे थे। चाकू पर रशीदा की ही उंगलियों के निशानात थे।